कलाओं और लोक शिल्प का परंपरावादी बोध समकालिक होते हुए भी समकालीनता की कसौटी पर कसा जाता रहा है। वह सवालों के घेरे में रहा है। बावजूद इसके कि वह उस कसौटी पर खरा उतरता रहा है, उसे स्वीकार करने में हम सहज नहीं हो पाते। लोक कलाएं अभिव्यक्ति के माध्यमों में उन्मुक्त रही हैं, लेकिन कालांतर में अलग अलग व्यवस्थाओं के जरिए विविध माध्यमों में लोक कलाओं की अभिव्यक्तियों के परिसीमन की एक कोशिश दिखाई पड़ती है, और जिसका परिणाम हम इस रूप में पाते हैं कि लोक कलाएं हाशिए पर हैं और लोक कलाकार मजदूरों की भूमिका में दिखने लगे हैं, जिनकी दिहाड़ी आम मजदूरों से भी कम है। इन सब के बीच अनेक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने लोक कलाओं में परिसीमन की कोशिशों को अपनी कलात्मक सर्जना के जरिए चुनौती दी है। वर्ल्ड क्राफ्ट डे के मौके पर हमने बातचीत की एक ऐसे ही कलाकार से, पुणे की सुजाता धलफड़े जी। आप निडिल वर्क करती हैं, कशीदाकारी करती हैं, लेकिन आपकी कला परंपरागत कलाओं से बिल्कुल इतर है और अपने लिए एक नया आयाम भी गढ़ती हैं। सुजाता जी की कला और उनकी कला यात्रा के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हम उनकी कुछ कलाकृतियों पर। फोकाटोपीडिया के ओशारा टॉक्स में सुजाता जी आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार। सुजाता जी, आपकी जो कलाकृतियां हैं वो सुई धागे से बनी हुई हैं, हाँ। कशीदाकारी है, लेकिन जी। परंपरागत कला से वो बिल्कुल ही भिन्न दिखती है, एकदम भिन्न। इसका ख्याल आपके जहन में कैसे आया कि सुई धागे की मदद से पेंटिंग बनाई जाए? एक्चुअली मैं बचपन से एम्ब्रॉयडरी करती थी और बाद में मैंने वो पिक्चर से एम्ब्रॉयडरी के धागे धागे से सुई धागे से वो पेंटिंग बनाना, एक पिक्चर देख के बनाना सीखा मैंने। तो बाद में वो मुझे लगा कि मुझे अपनी पेंटिंग बनानी चाहिए। मुझे कुछ आइडिया थे कि ये कैसे दिखेगा नीडल वर्क में, सुई धागे से ये कैसे बनेगा, वो कैसे दिखेगा, वो मैं कैसे उसमें कैच करूंगी उसको स्टिचेस में। ये मैं एक्सपेरिमेंट करती रही और उससे वो बढ़ता गया। और फिर मुझे टाइम बहुत था, तो वो इतना काम हो गया, तो मैंने सोचा कि हम एक एग्जीबिशन करेंगे। तो मैंने एक एग्जीबिशन किया यहाँ पुणे में। तो फिर मुझे इतना उसका तो रिस्पांस मिला, तो उससे मैं बहुत ये हो गई कि लोग बोल रहे थे कि ये क्या, ये तो आर्ट नहीं है, ये तो ऐसे टाइम पास के लिए आप एम्ब्रॉयडरी की है, वो कॉपी वर्क है थोड़ा सा। तो उस समय मेरा बहुत सा कॉपी वर्क ही था, पोर्ट्रेट्स वगैरह जो थे वो। तो फिर मुझे वो बहुत बुरा लगा कि ये ऐसे कैसे, इतना मुश्किल है, वो कॉपी करके करना भी इतना मुश्किल है, वो इतना इजी नहीं है वो धागे में वो सब कैच करना, उसका इफेक्ट सब एक पेंटिंग में जो होते हैं, पोर्ट्रेट में जो उसका फेस एक्सप्रेशन वगैरह जो होता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये मैं इसमें ही काम करूंगी और ये देखूंगी कि कैसा ये कर सकती हूँ मैं। तो मैं फिर स्केचिंग सीखा मैंने, वो फोटोग्राफी थोड़ा सा, एक कैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए पेंटिंग में, क्योंकि मेरा तो बैकग्राउंड में तो हाउसवाइफ थी, तो ये सब मुझे पता नहीं था। फिर मैं एग्जीबिशन देखती थी पेंटिंग्स के, और वो कैसे प्रेजेंट करते हैं उनका पेंटिंग, ये सब देख देख के मैंने सीख के पेंटिंग बनाना शुरू किया। वो आइडियाज जो वो देख के जो आते थे मेरे मन में, वो मैं सुई धागे में कैच करती, मैं अपने स्किल में वो करती गई, और फिर हो गया एक्चुअली। मैं कभी ऐसे सोच के नहीं किया कि ये मुझे ऐसा करना है, कुछ हटके करना है, वैसे करके मैंने वो किया। मेरे पास टाइम था कुछ और करना था कुछ मुझे वो।
तो ऐसे कर हो गया वो। फिर मैंने एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और वो बढ़ता गया, मुझे रिस्पांस अच्छा मिलने लगा। फिर जो जो मैंने अपने आइडिया से किए थे पेंटिंग्स, आर्ट वर्क, तो उसको तो फिर मैं करती गई हूँ, अभी भी कर रही हूँ। शुरू शुरू में जब आपने इस तरह का काम किया तो एक तो लोगों का रिस्पांस आपने बताया, लोगों की बात समझी जा सकती है, लेकिन जब कला दीर्घाओं में आपने उनको प्रदर्शित किया तो कला प्रेमियों का जो गैलरी के साथ जुड़े रहे होंगे या उनका आना जाना रहता होगा गैलरी में, जाहिर है वही लोग पहुंचते हैं, कलेक्टर्स पहुंचते हैं, उनका रिस्पांस कैसा रहा? एक्चुअली आर्टिस्ट लोगों ने मुझे ज्यादा इनकरेज किया, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम जो इफेक्ट्स पेंटिंग में नहीं ले सकते वो आपने धागे में लिए हैं। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट ने भी मुझे बताया। फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया उसमें कि नहीं, मेरा है कुछ, मेरा स्किल मेरा अच्छा है, तो मैं कर सकती हूँ। तो फिर वो बढ़ता गया, और जो जो आर्ट गैलरीज ने मुझे दिया, मैंने सोलो भी एग्जीबिशंस किए हैं मुंबई में, पुणे में। तो उन्होंने, जिन्होंने दिया मुझे चांस एग्जीबिशन करने का, तो वो भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया उससे। मेरा काम देख के उन्होंने मुझे दिया एग्जीबिशन करने के लिए उनके गैलरीज में। और जो जो मैंने ग्रुप एग्जीबिशन किए, बहुत सारे क्यूरेटर्स थे वो, वैसे बड़े थे वो, बड़े लोगों का पेंटिंग्स का वो एग्जीबिशन करते थे ग्रुप में। तो वो भी मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे ये दिया उसमें। है, तो वो तो काम देख के दिया उन्होंने। मैं तो ये फील्ड में किसी को जानती नहीं हूँ, कुछ मेरा ऐसा कोई कांटेक्ट भी नहीं है और कुछ भी नहीं, ऐसे ही मैं पूछ पूछ के कुछ नेट पे, गूगल पे कौन सी गैलरी, कौन से एक, ऐसे करके ही मैंने किया वो सब। तो वर्तमान में सुजनी में आप पेंटिंग बनाती हैं या कहें कशीदा के जरिए आप पेंटिंग बनाती हैं, लेकिन हाँ, क्या इसकी शुरुआत भी इसी रूप में हुई थी? शुरू शुरू में जब आपने काम करना शुरू किया होगा तब किस तरह की कलाकृतियां थी और बाद में कैसे कैसे आपने उसमें परिवर्तन लाए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। पहले तो मैं वो पोस्टर्स देख के ही करती थी, तो बहुत सारे लैंडस्केप्स और पोर्ट्रेट्स ही किए शुरुआती में मैंने। फिर लैंडस्केप में क्या होता था, ऐसे अब हम पोस्टर लेते हैं तो बहुत सारा एक जैसे होते हैं वो, उसमें अगर आप डिटेल्स देखें तो वैसे होते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, ये अब मैंने पिछले पोस्टर में मैंने ये किया है मेरे पेंटिंग में, तो मैं इसमें अलग करूंगी। तो मैं वो वहां चेंज करती थी मेरे आइडिया से कि क्या वह अलग सा दूसरा कौन सा बैठेगा। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे वो चेंज करती गई, और धीरे धीरे मैंने अपने आइडिया, लोग, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये लैंडस्केप होता है तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये आपने देख के ही बनाया होगा। फिर जैसे मैंने वो मेरे आइडिया से बनाया तो भी ऐसे कहेंगे वो। तो फिर मैंने वो उसके कॉम्बिनेशंस बनाने शुरू किए कि वो ऐसा रियलिस्टिक न लगे, वो कुछ मेरा प्रेजेंटेशन हो, मेरे कॉम्बिनेशन हो, मैं सिलेक्ट करूँ उसमें क्या मैं दिखाऊं। तो ये धीरे धीरे होता गया। अभी मैंने 67 पेंटिंग्स हैं मेरे। तो ये जैसे जैसे मैं करती गई वैसे वैसे वो होता गया उसमें। और फिर मुझे बहुत चैलेंज लगता है कि नहीं नहीं, ये मैं स्टिचेस में कैच करके ही दिखाऊंगी, ये जो दिखता है रियलिस्टिक हो कुछ भी हो। तो ये चैलेंज लेके मैं करती गई, तो मुझे भी उसका सेटिस्फेक्शन मिलता था, क्योंकि उसका मॉनेटरी कुछ बेनिफिट नहीं था, लेकिन मुझे कुछ तो इनकरेज करने के लिए चाहिए था। तो ये मैं चैलेंज लेती गई, और अपने आप को कि नहीं, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये स्टिचेस में दिखना चाहिए। और शायद उसी चैलेंज का ये परिणाम था कि आपकी यात्रा भारत बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक पहुंची। भारत बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक कैसे पहुंची, निश्चित तौर पे ये इस एक्चुअली, बारे में लोग जानना चाहेंगे, आप प्लीज बताएं जी। हाँ, एक वैसे तो मैं किसी के पीछे वैसे नहीं गई मैं कि ये मुझे करना है, भारत बुक में मेरा नाम आना चाहिए, ये होना चाहिए। एक ग्रुप एग्जीबिशन था यहाँ पुणे में, और वहाँ वो पार्टनर थे, वो जो जो लोग एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते थे, उसमें वो भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का एक पार्टनर थे उनमें।
वो भी एक पार्टनर थे। और वहाँ एक आर्टिस्ट का कुछ काम था, उसका ये होने वाला था कि उन्होंने वो रिकॉर्ड बनाया था, तो उसका वो सेरेमनी होना था कि वो उसने बनाया है। तो देख के मुझे लगा कि मैं पूछूं उनको कि मेरा भी ऐसा काम है तो अलग सा है। तो मैंने पूछा उनको कि आप इसमें मेरा हो सकता है क्या कुछ रिकॉर्ड वगैरह। तो उन्होंने थे वो सब देखा, और उसमें उन्होंने कहा कि आप एक प्रेजेंटेशन बना के हमको दे दीजिए, वो हम यहाँ, और हम सोचते हैं कि देख के कि किसका रिकॉर्ड इसमें है क्या, नहीं क्या है, क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने वो बना के दिया उनको, मेरे फोटोज और वो सब, उसका जो था मेरा काम सब, उसका प्रेजेंटेशन एक बनाया मैंने और उनको दिया। फिर उन्होंने बाद में मुझे कहे कि क्या कि हो सकता है आपका, मतलब वो मेरे घर आए थे, मेरे पेंटिंग्स देखे उन्होंने सब, ये सब। और फिर कैसे वो बोले कि ऐसा कुछ ये पेंटिंग का ऐसा कुछ होता नहीं है ना, तो वो नंबर्स आपके, क्योंकि ये टाइम बहुत लगता है ना, 4 से 6 महीने एक पेंटिंग बनाने के लिए लगता है। तो वो कम साल में मैंने ये बनाया, क्योंकि मैं तो पागल जैसी वो कर रही थी दिन रात वो पेंटिंग, तो मेरे इसीलिए तो इतने हो गए मेरा नंबर। तो वो नंबर्स के हिसाब से उन्होंने दिया मुझे 49 पेंटिंग्स उस समय मेरे पूरे हो गए थे एक्चुअली। जो लास्ट का 50 वाला पेंटिंग था वो थोड़ा सा ही रह गया था, मैं तो वो बोले नहीं नहीं वो आपका कंप्लीट नहीं, तो हम उसको नहीं काउंट करेंगे। तो वो 49 हो गए मेरे 20 साल में, ऐसा रिकॉर्ड हो गया उसका। तो अच्छा, एक, परंपरागत कला जो है हमारी, उसमें हाँ से हटने की अपनी चुनौतियां हैं, चाहे वो हाँ बाजार को लेकर के हो या कलाकृतियों को रचने गढ़ने को लेकर के भी हो, खासतौर पर हाँ सब्जेक्ट को लेकर के। हाँ, एक, मॉनेटरी आप सक्सेस। अपने सब्जेक्ट कैसे चुनती रही हैं, और क्या क्या चुनौतियां आई फिर उसको, उसकी मार्केटेबिलिटी को लेकर के, या उसके बिजनेस को लेकर के, उसे आगे बढ़ाने को लेकर के? मार्केटिंग के लिए तो प्रॉब्लम है ही, क्योंकि ये अगर मैं पेंटिंग के साथ वो एग्जीबिशंस में रखती थी, तो वो कीमत के लिए उसका बहुत ये होता था क्योंकि पेंटिंग की कीमत 5-10 हजार रुपए, जो अच्छे जिनका नाम है वो जरा ज्यादा है। लेकिन मेरा पेंटिंग तो मैं 60-70 थाउजेंड के नीचे मेरा काम में कीमत नहीं रखते थे, क्योंकि वो इतना मेहनत है मेरा 4 महीने का उसमें, तो मुझे कुछ तो उसमें मिलना चाहिए। तो वो थोड़ा सा उसके लिए प्रॉब्लम होता था कि वो कंपैरिजन में प्राइस ज्यादा है तो लोग उसको ये करते थे। लेकिन फिर मैंने, पहले मेरे 3-4 एग्जीबिशन हो गए, तो मैंने सोचा कि मैं ये सेल में जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि उसमें अगर मैं गई मार्केटिंग और सेल में तो मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि वो 4 महीने में मुझे एक पेंटिंग बनाना ही था। वो तो मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड थी, चैलेंज लेके काम करने में। और ये ऐसा मेरा, मैंने वही वही ये दिया, और आपको बोला जैसे कि मैं चैलेंज वही लेती थी कि ये अलग सा मैं पेंटिंग में दिखाना चाहती हूँ, और वो मुझे स्टिचेस में कैच करना ही है वो सब। तो उसके पीछे मैंने अब मेरी सब शक्ति लगाई एक्चुअली। वो तो मैं शुरू तो मैंने हॉबी ही किया था कि वो एम्ब्रॉयडरी करती थी, उसमें से हॉबी ऐसे ही हो गया। तो मैंने सोचा मैंने ये कभी पैसे कमाने के लिए मैं ये आर्ट नहीं करती थी, तो फिर मैं क्यों उसके पीछे जाऊं। वो तो मैंने अपना आपसे, वैसे मुझे कोई ऐसे शौक नहीं है ज्यादा घूमने के और खर्चा करने के, तो मैंने अपने जो पैसे थे वो सब इसमें लगाए कि ये मैं पेंटिंग बनाऊं, उसका फ्रेमिंग करके वो सब मैं ठीक से उसको मेंटेन करूँ, ऐसा इसमें मैंने ज्यादा ये ध्यान दिया। और इसीलिए तो मेरा ये कलेक्शन अभी है ये, मुझे बहुत प्राउड फील करता है क्योंकि ऐसा किसी के पास नहीं है। इसमें सुजाता जी ने फोकाटोपीडिया फाउंडेशन में सुजनी के कुछ कलाकारों के साथ ऑनलाइन टॉक की थी। प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष उस बातचीत के कुछ अंश। मैं पहले मैं एम्ब्रॉयडरी करती थी साड़ी पे, ड्रेस पे। फिर मैंने ये एक जगह सीखा प्राइवेट क्लास में कि पिक्चर देख के उसका एम्ब्रॉयडरी के एम्ब्रॉयडरी से कैसे वो पिक्चर ये करते हैं, उसको एम्ब्रॉयडरी कैसे करते हैं, एम्ब्रॉयडरी से पूरा पिक्चर बनाते हैं।
फिर मैंने अपने आइडियाज उसमें लाके ये सब पेंटिंग्स बनाई है। एक इसके लिए ऐसा वाइट कलर का क्लॉथ होता है, उस पे ये मैं पेंटिंग बनाती हूँ ऐसा। अभी ये मैं समुद्र का बना रही हूँ, सी यहाँ ये उसके वेव्स आने वाले हैं आगे। तो ये इतनी बारीक ये सुई होती है, 10 नंबर की सुई होती है जो सबसे बारीक, उससे मैं बनाती हूँ। और ये धागे हैं, एम्ब्रॉयडरी के धागे मैं यूज करती हूँ। ये इसका सिंगल धागा नीडल में ये करके मैं वो बनाती हूँ सिंगल धागे से। एक स्टिच है उसका, सादा स्टिच जो होता है आप हम स्विंग के लिए जो बनाते हैं कपड़े सीने के लिए, वो सिंपल स्टिच से पूरा भर देती हूँ पिक्चर। वो पहले मैं वो पिक्चर देख के बनाती हूँ, फिर अपने अपने आइडियाज पे मैंने ये सब बनाई है, आपने देखा है पिक्चर्स। और मेरा अभी 67 पेंटिंग्स हो गए हैं मेरे पास है, अभी मैंने बनाई है पूरा। वे अलग अलग सब्जेक्ट पे, थीम पे, और ऐसे नेचर पोर्ट्रेट सब है उसमें। बनाती हूँ मैं, जो मुझे लगता है अच्छा वो मैं बनाती हूँ। और आप पूछिए, अब आपको क्या उसमें चाहिए, कुछ भी पूछिए वैसे। हम भी कर रहे हैं, जैसे कि ये क्राफ्ट पर आगे काम बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो हाँ, सब पिक्चर से ही दिया जाए या अपने आप ये नहीं नहीं नहीं, मैं अभी अपने आप बनाती हूँ, अपना आप बनाती हूँ। ये तो मैंने ये तो अपनी कल्पना से ही बनाती हूँ। ये पहला मैं जो सीखती हूँ, जब पहले में से 20 साल पहले जब मैं सीखती थी, 25 साल पहले, तब मैंने सीखा वो पिक्चर देख के। फिर बाद में मैं अपने अपने आइडियाज उसमें लाती हूँ। अभी आइडिया तो कहाँ से देख के आप लेते हैं, और वो डेवलप उसके आगे बाजू में सब डेवलप करती हूँ मैं वो। अभी आप ये पेंटिंग अगर आपने देखा, तो मैं ऐसा, ये अभी बाम्बू का ये है पेड़, वो मैं मुझे बनाना था नीडल स्टिचेस में वो सब। तो ये मैंने पहले बनाया, फिर ये ऐसे ही कल्पना से बाजू में बनाया। अभी एक पोर्ट्रेट में ये एनिमल या बर्ड बनाया, तो वो तो हम देख के ही बनाते हैं उसका कलर, उसके हिसाब से मैं अपने कल्पना से उसको डेवलप करती हूँ स्टिचेस में। किसी भी आर्टवर्क को शुरू करने से पहले आपके जहन में क्या ख्याल आता है? मैं अभी पहले तो वो थीम क्या करना है वो मन में बनाती हूँ, कि अभी मुझे ये बर्ड बनाना है, या उसके हिसाब से मैं वो बर्ड तो हम पिक्चर बना देख के ही बनाते हैं उसका, और थोड़ा सा कल्पना से उसके कलर्स ऐड करते हैं। फिर आजू बाजू का जो मैं बनाती हूँ उसका पेड़ या फूल या सब, ये अपने कल्पना से उसका सब जो कंपोजिशन जो होता है पूरे पिक्चर का, वो मैं अपनी कल्पना से बनाती हूँ। तो कंपोजिशन के बारे में आप जब पहले बनाती थी उस समय भी सोचती थी कंपोजिशन? अभी मैंने टेक्सटाइल में बहुत सारे ये बनाए हैं पेंटिंग्स, तो वो उसका मैं टेक्सटाइल का अभी पहले डिजाइन लेती हूँ। अभी ये जो ये है अभी टेक्सटाइल का, ये कपड़े के सब डिजाइन है, आपने देखे होंगे। ये वो कपड़े के डिजाइन मैंने उसपे हिसाब से बनाए, और उसमें वो फेसेस बनाए, जैसे कि वो डाइवर्सिटी में हम जैसे भारत में अलग अलग प्रांत में अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं ना, तो वो ऐसे मैंने फेसेस बनाए हैं उसके बीच में। और वो फेसेस के वो कपड़े के डिजाइन स्टिचेस में बना के वो ऐसा तैयार किया है, और वो पेंटिंग मैंने उसी हिसाब से बनाया है उसमें। तो ऐसे में कल्पना ये कर दिया। अभी ये बैंगल्स है इसमें, तो ये बैंगल्स का डिजाइन तो मैं कल अपने
वो तो देख के बैंगल्स बनाती हूँ मैं। और वो उनका जो है वो मेरे हिसाब से, अब अगर बैकग्राउंड है पीछे का बैकग्राउंड, वो बैंगल का ही मैंने वो एब्स्ट्रैक्ट में बनाया है उसका पीछे का बैकग्राउंड, तो वो पेंटिंग जैसा बन गया वो सब। तो इसी हिसाब से मैं कि इस पेंटिंग में मैं बैंगल्स एक्सप्लोर करने वाली हूँ, इसमें मैं ये कपड़े का डिजाइन ये करने वाली हूँ, इसमें बर्ड्स करने एक्सप्लोर करने वाली हूँ, या अभी ऐसे करके मैं वो कल्पना से उसका प्रेजेंटेशन मेरा होता है। अभी ये इसमें बटरफ्लाईज है, आपने देखे तो बटरफ्लाईज, और उसके फ्लावर के साथ मैंने बनाया है उसको, और उसके लीव्स, वो जो पान होता है उसका, वो भी, और उसका कॉम्बिनेशन बना के ये पूरा पेंटिंग बनाए। ये तो मेरे कल्पना से मैं सब उसका प्रेजेंटेशन बनाती हूँ कि ताकि वो अच्छा लगे। अभी ये जो देखा तो इसमें विंडोज है, विंडोज और ब्रिक्स का डिजाइन मैंने बनाया है इसमें। वो अलग अलग विंडोज में ऐसे देख के उसके पिक्चर कहाँ से ढूंढ के अलग अलग टाइप के विंडोज पहले बनाए, फिर उसके हिसाब से वो ब्रिक्स का डिजाइन बनाया। इंटीरियर डेकोरेशन में हमें यहाँ ये शहर में ऐसा बनाते हैं बहुत जरा, और उसका मैंने वो कॉम्बिनेशन बना के ये पेंटिंग बनाया उसका। तो एक्चुअली ये है तो क्राफ्ट ही है, और स्टिचेस में ही सब बनाती हूँ मैं, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन वो जरा सा अलग किया तो वो आर्टिस्टिक पेंटिंग बन जाता है उसका। अभी ये पेंटिंग है, इसमें बर्ड्स और ये बेरीज हैं। ये एक्चुअली मुझे ये बेरीज का एक मैंने देखा एक पिक्चर में, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी कि उसका उसमें जो कलर्स हैं डिफरेंट, तो मैंने वो एक्सप्लोर करने के लिए पहले किए, और फिर बाद में उसमें 2 बर्ड्स बिठाए इधर डिफरेंट कलर के, और ये बाकी का ऐसा ही मैंने वो उसका बाजू का थोड़ा सा डेवलप किया वो अपने कल्पना से। तो ये मिक्सचर होता है रियलिस्टिक प्लस इमेजिनेशन और मेरी थोड़ी प्रेजेंटेशन, ऐसा है उसमें सब। ये अभी धीरे धीरे मैंने डेवलप किया अपने आप से। स्किल तो है, पहले स्किल डेवलप करना पड़ता है वो जो स्टिचेस का है, क्योंकि फाइन स्टिचेस आनी चाहिए। अगर आप ये यहाँ से देखें तो वो दोनों बाजू से सेम दिखता है, इधर से भी और इधर से भी। तो ये जो स्किल है इसमें कहीं भी ये गांठ ये कुछ नहीं आती उसमें, ये स्टिचेस में ही वो हम ये करते हैं उसको, लॉक कर देते हैं उसको, तो ये दोनों बाजू से सेम ही दिखता है। तो ये स्किल पहले डेवलप करना पड़ता है, फिर आप कल्पना से पिक्चर, पेंटिंग का तो थोड़ा सा कलर का कॉम्बिनेशन ये सब थोड़ा सा अपना उसमें ये तो उपयोग उसका करना पड़ता है कि कौन से कलर एक दूसरे के साथ जाएंगे। अभी ये जो मैंने होली के कलर्स बनाए थे, तो वो गौड़ी भी नहीं दिखना चाहिए और थोड़ा सा अच्छा भी दिखना चाहिए। ये है मेरा, ये मैं देखती हूँ पर्टिकुलरली। अभी ये मैंने हॉर्स बनाया है, हॉर्स, तो उसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट उसका चेहरा पे थोड़े से कलर्स दिए, और ये जो पीछे के उसके हेयर्स हैं बाल, वो मैंने ऐसे लेडीज के होता है ना, बॉब कट होता है, तो ये उस टाइप के मैंने मैंने उसके बाल बनाए हैं, तो वो थोड़ा सा अलग सा दिखे। ये अम्ब्रेलाज है, तो पहले मैंने वो डिफरेंट टाइप्स के अम्ब्रेलाज एक्सप्लोर कलर्स में किए हैं। और मैंने एक जगह रास्ते पे देखा था कि वो जो अम्ब्रेला सेलर था उसने रास्ते पे ऐसे लगाए थे पेड़ पे, तो मुझे मैंने भी वो उसी टाइप का उसको बनाया है कि वो उसका अरेंजमेंट पीछे में थोड़ा सा बैकग्राउंड वो पेड़ का किया है, वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट भी दिखाई है थोड़ा सा। मैम जो आप वही वही बोल रहे हैं कि उल्टा सीधा बराबर होता है, वो किस ढंग से बनता है? कौन सा? तो इस टाइम नहीं दिखा रहे फ्रॉक वाला।
अभी जो समंदर वाला आप दिखा रही थी, हाँ नहीं पता चलता जो बता रहे हैं। ये पूछ रही हैं कि उसमें जो स्टिचेस कैसे करते हैं कि पीछे गांठ पता नहीं चलता है। आगे हाँ आगे भी वैसा है, पीछे भी वैसा है। हाँ, पीछे भी सेम ही दिखता है वो, पीछे से भी वो दोनों तरफ से सेम ही, सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा बहुत अच्छी तरह से फाइन दिखता है, आगे से बहुत फाइन दिखता है यहाँ से, और पीछे से थोड़ा सा ये रफ रफ टाइप का दिखता है, इतना ही, लेकिन उतना ही फाइन होता है, उसमें कुछ ऐसा दोरा ऐसा ये कर रहा है ऐसा ये नहीं, सब ठीक ठीक तरह से बनाती हूँ। अब ये समंदर के आगे मैं ये वेव्स बनाने वाली हूँ, वो अगर वो बोलता है वैसे फूट गई तो वो सब फेस होता है ना उसका, तो वो सब आगे में ये व्हाइट का है सब। तो ये व्हाइट कलर अगर व्हाइट पे है ना तो ये दिन में ही करना पड़ता है, क्योंकि वो आंखों को नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है उसको, तो वो थोड़ा सा स्लो हो रहा है इसलिए मेरा, क्योंकि वो रात को मैं नहीं कर सकती वो। अभी ये पोर्ट्रेट है। जी। तो उसमें भी आंख और ये सब इसका बहुत ये है कि वो अगर नहीं अच्छा है तो पूरा पेंटिंग खराब दिखता है, तो वो पहले ठीक से बनाना पड़ता है, और बहुत बारीक बारीक स्टिच इसमें आते हैं आंखों में, और फिर दांत ये सब इसमें खूब बारीक बारीक स्टिचेस डालने पड़ते हैं, और यहाँ थोड़े से लंबे डाले तो चलता है, बाहर बाकी के जगह यहाँ तो लंबा चलता है, लेकिन फेस के लिए बहुत बारीक बारीक किया तो वो मिक्सिंग अच्छा होता है उसका। फिर उसमें लाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है, लाइट कहाँ से आ रहा है। एक अब हम कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं तो लाइट इफेक्ट भी बहुत उसमें महत्व रखता है, क्योंकि सब पे पेड़ पे ये सब पे लाइट जो आता है तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो अच्छा दिखे। एक मिनट में एक पेंटिंग दिखाती हूँ आपको। कोई बना है, ये है रोशनी यहाँ से आ रहा है, तो दूसरा साइड थोड़ा डार्क होता है, जो रोशनी साइड में है वो चमके, तो उसका ख्याल रखना वो होता है। अगर इसमें आप देखें जी। तो ये जो लीव्स बनाए हैं फ्लावर्स के, हर एक इसका जो लाइट और डार्क जो शेड है वो हर एक लीव पान के लिए मैंने अलग सा रखा है, तो अगर आप देखें तो वो 3 डायमेंशनल दिखता है हर एक पान, तो ऐसा लगता है कि वो नेचुरल है वो। बिल्कुल। तो ये सब ख्याल अगर अपने रखा लाइट का उसमें तो ज्यादा इम्प्रेसिव होता है वो सब। बहुत सुंदर। तो ये सब उसमें पेंटिंग बना, अगर आपको पेंटिंग बनाना है तो ये सब रखना पड़ता है उसका ख्याल। इसमें हर एक अगर आप फूल बना रहे हैं, पान बना रहे हैं, पोर्ट्रेट बना रहे हैं उसका फेस, तो सबको पहले बैक स्टिच लगानी पड़ती, बैक स्टिच डाल के लेनी पड़ती है पहले सबको बाहर से, तो उससे वो ऐसा ऊपर उठ के आता है पेंटिंग में सब, वो भी उसका इम्पोर्टेंस है उसमें। जैसे बारीक बारीक चीजें हैं वो अगर आप बारीक बारीक चीजें अगर ध्यान में रख के वो बनाए तो वो अलग उसको 3 डायमेंशनल इफेक्ट आता है पेंटिंग को, और ज्यादा इम्प्रेसिव हो जाता है। थोड़ा डिफिकल्ट है एक्चुअली, मैं बोलती हूँ कि ये पेंटिंग का भी आपको पता होना चाहिए, पेंटिंग कैसे बनाते हैं उसका, फिर ड्राइंग ये सब उसके लिए लगता है। एम्ब्रॉयडरी का स्किल तो है ही, वो स्टिचेस का वो तो चाहिए, लेकिन ये भी चाहिए। और अगर आपको पेंटिंग बनाना है तो एक जो फ्रेम होता है तो फ्रेम में क्या ले जिससे वो अच्छा दिखे, वो भी पहले सोचना पड़ता है कि कौन सी चीजें हाईलाइट करनी है कौन सी नहीं करनी चाहिए, और सबसे पहले जो आपको हाईलाइट करना है वो सबसे पहले करना, फिर बाद में उसके बाजू का
धीरे धीरे करना। अगर फूल आपको अच्छे करने हैं, फूल का पेंटिंग, तो पहले फूल करके लेना, फिर बाद में उसके पीछे का जो कुछ आपको लीव्स करना है उसका डाली, वो टहनी बनाई है उसकी, क्या होती है ना, वो डेट जिसका होता है वो सब बाद में उसका एडजस्ट करके बनाना, तो फिर उसको ज्यादा इम्प्रेसिव हो जाता है। वो 3 डायमेंशनल उसको इफेक्ट आके वो अच्छा दिखता है। तो ये थी सुजाता जी के साथ सूजनी के कलाकारों की बातचीत। इस बातचीत के लिए मैं सुजाता जी को फोगाटोपीडिया फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सुजाता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फोगाटोपीडिया फाउंडेशन को समय दिया, हमारे कलाकारों को समय दिया, उनसे बातचीत की। उम्मीद है कि आपकी कला यात्रा और बेहतर हो और नई ऊंचाइयों को हासिल करे। आप सभी लोग जो इस बातचीत का हिस्सा बने, जो इस वक्त जुड़े हुए इस बातचीत को सुन रहे हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।